नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मैनेट पे, इंडिया बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, मैनेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको न सिर्फ स्कूल एग्जामिनेशन बल्कि बोर्ड एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कराता है। क्या बढ़िया डांस स्टेप निकाला है मैंने, है ना। कभी तुम्हें यूज करना हो तो कर लेना, कॉपीराइट दे देना। चलो, आज के सेशन में क्या होने वाला है भैया, तो क्लास 11 के अपन जो अप्लाइड मैथ्स पढ़ रहे हैं उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स प्रोबेबिलिटी अपन यहाँ पे कवर कर रहे हैं, और उसका अपन कर रहे हैं टॉपिक एक नया स्टार्ट जिसका नाम है द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज 12.7 है, उसको भी अपन आज के आज निपटाते चलेंगे। मेरे हिसाब से 1 से 1.5 घंटे का सेशन होगा, तो आप बिल्कुल अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखिए और बढ़िया से कंटिन्यू कीजिए पूरे सेशन को, ठीक है, अच्छे से। चलो, बात कुछ ऐसी है भैया, कॉन्सेप्ट अपन पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, एग्जांपल सॉल्व करेंगे, फिर अपन एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पिछले सेशन में हमने क्या किया था, तो 12.6 को कवर किया था, विच इज बेस्ड ऑन अनदर कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर आपको वो रिवाइज करनी है या वो पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आज की अपन बात करें द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को समझने की कोशिश करें, तो देखो यहां पे क्या लिखा है कि इफ E1, E2, E3 एंड सो ऑन टिल En बहुत सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स की यहां बात हो रही है। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में ज्यादा बात होती है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, यहां पे बात हो रही है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी अगर एक इवेंट हो गया तो बाकी सब नहीं हो पाएंगे, ऐसे वाले इवेंट्स। और एग्जॉस्टिव यानी इन सब की प्रोबेबिलिटी जोड़ने पे 1 के बराबर आ जाएगी, मतलब इनमें से कोई एक ना एक तो होगा ही होगा। वैसा वाला अगर मामला है तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए, ठीक है, क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यहां पे ए क्या है, देखो ए इज एनी इवेंट एसोसिएटेड विथ एस, ठीक है। तो अगर कोई इवेंट ए की अपन प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 मल्टीप्लाइड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए आफ्टर हैपनिंग ऑफ E1, यानी अगर इवेंट E1 हो गया है तो उसके बाद ए के होने की प्रोबेबिलिटी को आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपको ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो, ठीक है। इसको अपन एग्जांपल्स के माध्यम से भी समझेंगे। बेसिकली यहां पे जो मामला आपको समझना है वो ये कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको इवेंट और इस इवेंट के बाद प्रोबेबिलिटी में होने वाले चेंजेस को ध्यान में रखते हुए फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। ये इसका प्रूफ हो गया, जहां पे देखो हमने यहां पे आपको थोड़ा सा एक रिवाइज करा देना, आपको प्रूफ याद करने की जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से। तो ये देखो E1, E2, E3 सो ऑन, ये सारे हमारे इवेंट्स थे जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हैं। तो इनका अगर अपन यहाँ पे S की बात कर रहे हैं, S क्या होता है, सैंपल स्पेस की बात करें तो सैंपल स्पेस में सारे इवेंट आ जाएंगे, राइट। और क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो किसी का भी जो इंटरसेक्शन होगा वो होगा फाई के बराबर, ठीक है। तो जो ए इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो है किसके साथ, ए इवेंट जो है वो उसका आप निकालोगे इंटरसेक्शन विद सैंपल स्पेस, क्योंकि इवेंट ए इसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है यानी हर एक के साथ इंडिविजुअल इंटरसेक्शन की यहां पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो सबका इंडिविजुअल जो आपका इंटरसेक्शन होगा उसकी अगर मैं बात करूं तो उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए की, तो आपको हर एक इवेंट के साथ उसकी प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा। जैसे वहां पे देखो डायग्राम में दिया, ये पूरा सैंपल स्पेस है, इवेंट अलग अलग की अलग अलग प्रोबेबिलिटी है। एक इवेंट है ए जो कि अक्रॉस सारे इवेंट हो रहा है, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे, वो द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के थ्रू होता है। अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें यहां पे एग्जांपल्स की जरूरत पड़ सकती है, तो हम जिसको अभी आगे देखेंगे, ठीक है। यहां देखो एग्जांपल 1 आ गया है। इस एग्जांपल में या इस टाइप के क्वेश्चन में आपको अक्सर यहां पे क्या होता है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करना पड़ता है चलिए सवाल देखिए, बैग 1 कंटेन्स 3 ब्लैक एंड 2 व्हाइट बॉल्स, ठीक है। बैग 2 कंटेन्स 2 black and 4 white balls. One bag is chosen at random and a ball is drawn from it. Determine the probability of drawing a black ball. जरा यहां पे सवाल समझो और ये जो कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी उसका एप्लीकेशन समझो। अब तक आपने जितने सवाल देखे उसमें एक ही बैग था, उसके अंदर बॉल्स थे और फिर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, लेकिन यहां पे 2 बैग हैं। पहली चीज,
दूसरी चीज, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो दोनों में से किसी भी बैग में हो सकती है ना, क्योंकि जो ब्लैक बॉल है उसका प्रेजेंस बैग 1 में भी है और बैग 2 में भी है, राइट। तो अब जब आप ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो आपको वहां पे निकालनी पड़ेगी टोटल प्रोबेबिलिटी जिसमें बैग चूज करने का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और फिर बॉल चूज करने का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इस बात की जब आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, तब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तब आप लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे। अगर आपको ये लॉ नहीं भी पता होता तो आप नॉर्मली भी करते तो भी आप इसी तरीके से चीजों को अप्रोच करते, ठीक है। देखो डायग्राम के हिसाब से देखो होगा क्या सर, यहां पे आपने सबसे पहले बैग 1 और बैग 2 की बात करनी है, ठीक है। ये हो गया बैग 1, ये हो गया बैग 2, राइट। बैग 1 के अंदर है 3 ब्लैक, ठीक है, एंड 2 व्हाइट बॉल्स, राइट। बैग 2 के अंदर है कितनी, 2 ब्लैक एंड 4 व्हाइट बॉल्स। अब आपका इवेंट कहां से शुरू होगा, तो यहां पे आपका इवेंट ई शुरू होगा जिसमें आपको पहली चॉइस बैग की करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको चॉइस करनी है बॉल की, राइट। तो अब यहां पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल वुड बी, सर एक तो यहां पे हो जाएगा, सबसे पहले आपको क्या निकालोगे, आप निकालोगे यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ बैग, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 1। ये क्लियर हुआ जी सर, ठीक है। तो बैग 1 में से पहले मैंने ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाली, तब भी हमारी ब्लैक बॉल निकल जाएगी, या फिर अगर बैग 2 से कोई निकालता है, ठीक है, तो भी हम अपना गोल तो अचीव कर ही लेंगे भाई, है ना। तो ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 2, ये समझ में आया। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे किसी एक पर्टिकुलर इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको दो अलग अलग सिचुएशंस की, दो अलग अलग इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ी। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला क्या था, सो फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, जो ए हो गया यहां पे ब्लैक बॉल, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, जो कि यहां पे है बैग 1 को चूज करना, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when event 1 has already happened, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल when bag 1 is already chosen, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी बैग 2, इवेंट 2 क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ बैग 2, एंड प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 2। ये पूरी कहानी थी, है ना। तो यहां पे भी हमने वही किया कि पहले बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर ब्लैक बॉल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकालो उस पर्टिकुलर बैग में से, ठीक है। क्योंकि बैग 1 का रिलेवेंस तभी होगा, या बैग 1 की प्रोबेबिलिटी का रिलेवेंस तभी होगा जब आप उसके अंदर के सिनेरियो को कैप्चर करोगे। तो यहां देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक बॉल इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 यानी हो गया 1/2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक बॉल दैट इज 3/5 प्लस कितना होगा सब, प्लस यहां से होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 हो जाएगी 1/2। वाई 1/2, क्योंकि दो चॉइस है, तो जितनी इसके चांस है उतने ही इसके भी चांस है चूज होने के, ठीक है, इनटू यहां ब्लैक बॉल है आपकी 2, टोटल है 6, तो ये हो जाएगा 2/6। ये क्लियर है जी सर। अब अगर आप सॉल्व करना चाहें, यहां पे चीजों को कैंसिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, तो सर मेरे पास बचा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल निकालने के लिए छोटा सा कैलकुलेशन, दैट इज 3/10 प्लस 1/6। अब आप एलसीएम लोगे 10 और 6 का, तो आंसर होगा प्रोबेबली कितना 30, है ना। तो यहां इंटू 6 और यहां इंटू 5, अब आप आंसर निकालोगे तो ये हो जाएगा 9 + 5/30, यही होगा जी सर।
तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 14/30, जिसको हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 अपॉन कितना 15। वैसे यहां पे और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या सर? 10 और 6 का एलसीएम मेरे हिसाब से भी इतना ही आएगा। हाँ ठीक है, चलिए तो आपका जवाब आया 7/15। क्लियर है मामला? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा सी भी नहीं सर। एग्जाम्पल आपको समझ में आया? तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि आपको हर एक सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर उसके अंदर जो आउटकम पॉसिबल है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और ऐसे ही सारे मामलात को ऐड करके कुल मिला के टोटल प्रोबेबिलिटी यहां पे बतानी है। ठीक है, इन केस यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट। तो कुछ लॉज, कुछ जो आपके यहाँ पे चीजें हैं वो बहुत बार क्वेश्चन के माध्यम से ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं, ऐसा मुझे भी लगता है ना। चलिए अब देखो एग्जाम्पल 2 जो है आपका, वो भी ऐसी कुछ कहानी है। एक बार हमें इसको देखना पड़ेगा भैया एग्जाम्पल 2 में क्या कहानी हो रही है। तो एग्जाम्पल 2 कह रहा है 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर बॉयज एंड द रेस्ट आर गर्ल्स। तो बॉयज कितने हैं? 2/3 हैं। तो गर्ल्स कितनी होंगी? ये बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, अब तक आप 11th में आ गए, आप सीख गए होंगे। तो अगर 1 में से 2/3 को माइनस कर देंगे हमारे पास बचेगा 1/3। तो प्रोबेबली 1/3 होगा यहां पे आपका नंबर ऑफ गर्ल्स। इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गर्ल गेटिंग अ फर्स्ट क्लास मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन इज 0.4 एंड अ बॉय गेटिंग फर्स्ट क्लास मार्क्स इज 0.35। ठीक है, find the probability that student chosen at random will get the first class marks in exam. Is this clear? जी सर। चलिए तो सबसे पहले आप यहां पे क्या बोलोगे सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ बॉय। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय हो जाएगी यहां पे कितनी? तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय है आपने कहा सिलेक्शन की 2/3, राइट। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल कितनी है? तो सर वो है अगर हम यहां पे देखें तो रिमेनिंग दैट इज 1/3। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फर्स्ट क्लास, तो फर्स्ट क्लास फॉर बॉय कितनी है भैया? कि अगर कोई बॉय फर्स्ट क्लास आ जाएगा तो सर वो है 0.35, जिसको हम फ्रैक्शन में 35/100 भी लिख सकते हैं, और अगर आप 5 से कैंसिल करोगे तो इसको आप 7/20 भी लिख सकते हो, राइट। चलिए, और सेकंड एक और कौन सी प्रोबेबिलिटी है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फर्स्ट क्लास फॉर अ गर्ल, ठीक है, वुड बी हाउ मच? सो दैट इज 0.4, जिसको अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 40/10 और फाइनली 40/100, और कैंसिल आउट करके जो आएगा उसको हम बाद में यूज करेंगे। अब देखो सवाल कह रहा है प्रोबेबिलिटी कि आपने एक स्टूडेंट को चूज किया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट क्लास स्टूडेंट, ठीक है। अब आपने पहली बात तो आपको यहां पे क्या देखना है कि किसका सिलेक्शन हो रहा है, बॉय और गर्ल दोनों का सिलेक्शन हो सकता है। तो यहां पे हम निकालेंगे, अगर आपको फर्स्ट क्लास बच्चा सिलेक्ट करना है उसकी प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ बॉय, ठीक है, दैट इज इवेंट E1 मल्टीप्लाइड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट क्लास फॉर अ बॉय, ठीक है, फर्स्ट क्लास फॉर बॉय प्लस क्योंकि या तो ये वाला इवेंट होगा या फिर आप एक गर्ल का सिलेक्शन करेंगे और गर्ल के फर्स्ट क्लास मार्क्स होंगे, ठीक है, फर्स्ट क्लास अब फॉर ऑफ अ गर्ल, तो प्रोबेबिलिटी FC फॉर अ बॉय, और फॉर लिखे कि ऑफ लिखें, क्या लिखे? फर्स्ट क्लास ऑफ बॉय लिख दो, है ना, कि भैया बॉय के फर्स्ट क्लास आए तो यहां भी फर्स्ट क्लास ऑफ गर्ल, फर्स्ट क्लास मार्क्स लिख लो जो भी आपको लिखना हो, तो फर्स्ट क्लास फॉर बॉय एंड यहां पे हो जाएगा मल्टीप्लाई विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फर्स्ट क्लास मार्क्स फॉर गर्ल ऑफ अ गर्ल, है ना। तो आप FCM लिख लो, ज्यादा बेटर है, अंडरस्टैंडिंग आपकी सही बनी रहेगी। मैं आपकी यहाँ पे ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो क्या बोला हमने कहा फर्स्ट क्लास मार्क्स, इतना मोटा पेन चलेगा, जगह ही नहीं बचेगी भैया, पतले हो जाओ पेन दादा। चलो, तो क्या बोला हमने कहा फर्स्ट क्लास मार्क्स ऑफ अ गर्ल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट क्लास मार्क्स ऑफ गर्ल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट क्लास मार्क्स ऑफ अ बॉय, दोनों आपके पास यहाँ पे उपलब्ध है। चलिए यहां देखिएगा मामला कैसा बनेगा। तो सर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट क्लास ये आपका A है। अब इसको निकालने के लिए पहले आपको बॉय के सिलेक्शन से जूझना पड़ेगा, उसके बाद आपको जूझना पड़ेगा उसके फर्स्ट क्लास आने के
ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जरूर थोड़ी कि हर वो बॉय जो सिलेक्ट होगा उसके फर्स्ट क्लास मार्क्स है, नहीं, उन हर एक बॉय में से कुछ के हैं फर्स्ट क्लास मार्क्स, तो हमें वो फर्स्ट क्लास वालों की प्रोबेबिलिटी को भी बराबर कंसिडरेशन देना पड़ेगा। तो देखो बॉय के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 2/3, राइट, क्योंकि 2/3 है बॉयज, और उसके फर्स्ट क्लास आने की प्रोबेबिलिटी यहां पे अगर आप देखोगे तो वो है 35/100, प्लस गर्ल के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, उसके अच्छे मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो सर उसके फर्स्ट क्लास की प्रोबेबिलिटी है 40/100। अब यहां पे चीजें कैंसिल तो हो सकती हैं, पर लेकिन थोड़ा ध्यान पूर्वक करना कि भैया कहीं कुछ आपका कैंसिलेशन करते समय चीजें डिस्टर्ब ना हो जाए। तो यहां मैंने 0 से 0 कैंसिल किया, ठीक है, यहां मैंने 35, तो 5 7 जा एंड 5 कितने जा 20 जा, ठीक है। एक चीज मैं और कर रहा हूं यहां पे इंटेंशनली कि मेरा डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो इस 2 को 20 से कैंसिल करके मैंने लिखा 10। अब क्या हो गया, नीचे यहां पे भी 30, यहां पे भी 30, काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखना, ऊपर बचा मेरे पास 7/30, यहां बचा +4/30, तो यहां पे हो जाता है 7 यानी 11/30। देखो ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी का जो लॉ है वो बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की भी बात करता है और फिर सिलेक्शन की भी बात करता है। कैसे? ये जो आप कह रहे हो फर्स्ट क्लास मार्क्स ऑफ अ बॉय, ये एक कंडीशन है कि बॉय के फर्स्ट क्लास मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके पहले आपको किससे डील करना पड़ेगा? क्योंकि इकलौता इंसान नहीं है, आपको बॉय और गर्ल दोनों का ध्यान रखना है, तो वहां पे सिलेक्शन को भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय लिख रहे हैं ये है सिलेक्शन के लिए, और ये है उस सिलेक्शन के अंदर जो कंडीशन है उसकी फुलफिलमेंट के लिए, इसलिए यहां पे जवाब आया 11/30। तो अगर आप सोच समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इन केस यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, आप यहां पे बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 हमने समाप्त किया। एग्जांपल 3 देखो, काफी सारी चीजें दी हैं पर आपको इतना ज्यादा कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। इट इज गिवन दैट 80% ऑफ पीपल अटेंड देयर फैमिली डॉक्टर रेगुलरली, 35% ऑफ दीज पीपल, कौन से? जो अटेंड करते हैं उनमें से, हैव नो हेल्थ प्रॉब्लम क्रॉपिंग अप ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर। आउट ऑफ द 20% पीपल, तो 80% विजिट करते हैं, 20% नहीं विजिट करते हैं। ओनली 5% हैव नो हेल्थ इश्यूज ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर, ठीक है। What is the probability a person selected at random will have no health problems in the following year? ठीक है, तो यहां देखो probability of, सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूं, फैमिली डॉक्टर विजिट, तो यहां लिखा मैंने फैमिली डॉक्टर विजिट कितनी है? तो सर probability of फैमिली डॉक्टर विजिट यहां पे दी है आपको 80%, जिसको आप 80% लिखें या 80/100 लिखें, या फिर क्या लिखेंगे, या फिर आप लिख सकते हैं 4/5, ठीक है। तो अब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेल्थ इश्यूज या नो हेल्थ प्रॉब्लम, तो NHP लिख रहा हूं मैं, नो हेल्थ प्रॉब्लम इज 35%। दैट इज हाउ मच? दैट इज सर, दैट इज 35/100। सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो ये है 7/20 5 के टेबल से, ठीक है। यहां ब्रैकेट में लिख दो आफ्टर विजिट, ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अब सेकेंड क्या है? सेकेंड आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ नो फैमिली डॉक्टर विजिट, तो भैया जब विजिट करने की प्रोबेबिलिटी 80% है तो ना विजिट करने की कितनी है? जैसा कि सवाल में भी लिखा है ऑब्वियसली 20%, 20/100 which is also equal to 1/5, ठीक है। अब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये है भैया 5%, तो आप लिखोगे 5% को 5/100 which is also equal to 1/20, ठीक है। नो हेल्थ प्रॉब्लम ब्रैकेट में आ चाहिए तो आप लिख सकते हो कंफ्यूजन हटाने के लिए कि विदाउट विजिट, ये बिना विजिट के हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होता है। ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे 5% ही हैं, ठीक है। चलो अब आपको लिखना है यहां पे नो हेल्थ प्रॉब्लम वाले की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल क्यों आ जाता है यहां पे? क्योंकि दोनों केस आपको लेने के चलने, ठीक है। तो यहां पे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेल्थ प्रॉब्लम अगर कोई निकालेगा तो उसको क्या लेना पड़ेगा?
एक तो वो वाला केस जब पर्सन फैमिली डॉक्टर की विजिट पे जा रहा है, ठीक है, और विजिट करने के बाद उसको नो हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो नो हेल्थ प्रॉब्लम आफ्टर फैमिली डॉक्टर विजिट, ऐसे लिख दो, ठीक है, क्योंकि ये तो वही बात है ना, NHP ये जो 35% है ये कहां से आया, ये वहीं से आया, तो आप इसको ऐसे लिखो या आफ्टर विजिट, क्योंकि मैंने नीचे लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से यहां पे मामला चल रहा है। प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विजिटिंग या नो फैमिली डॉक्टर विजिट एंड इट इज फर्दर मल्टीप्लाइड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है, एंड दिस नो हेल्थ प्रॉब्लम्स वाला ये कौन सा है, तो कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा है तो ये वो वाला केस है जब आप डॉक्टर के पास नहीं गए फिर भी आपको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं हुए, तो प्रोबेबली द पर्सन वाज लकी, यू कैन से दैट। चलिए ठीक है, अब यहां देख लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेल्थ प्रॉब्लम, और ये टोटल का मामला क्यों है, क्योंकि इसमें आपको 2 केस लेके चलना है, तो एक हो जाएगा यहां पे 4/5 इंटू 7/20, राइट जी सर, प्लस नो फैमिली डॉक्टर विजिट के क्या चांस है, तो सर वो है 1/5 इंटू इधर हो जाएगा 1/20। चलिए अब यहां पे आप देखोगे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा सर, 7 चौक हो जाएगा 28 अपॉन टोटल है यहां पे 5 2 10 यानी 100 प्लस 1/100 ऐड करेंगे हम इसको, तो प्रोबेबली हमारा आंसर कितना आएगा सर, यहां से हमारा आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से 29/100। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेल्थ प्रॉब्लम है कंसिडरिंग ऑल द केसेस, दैट इज डॉक्टर के पास जाना और न जाना वुड बी 0.29। इज दिस क्लियर? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर, इजीली क्वेश्चन हो गया। हाँ जी सर, आपको मेहनत कहां करनी है, आपको मेहनत करनी है सवाल समझने में, हर एक की प्रोबेबिलिटी निकालने में, उसके बाद उसको टोटल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला में रखने में, बस। और अगर आप एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि कौन किससे क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ये जो है नो होल प्रॉब्लम वाला 35%, ये क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है डॉक्टर की विजिट से, क्योंकि सेंटेंस या सवाल के हिसाब से इन 80% लोगों में से 35% को कुछ नहीं हुआ तो 80% के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी उनके चांसेस से कि उनको हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ठीक है। ये बात आपको बहुत केयरफुली समझनी है, क्योंकि भाई यहां पे इन्होंने नहीं बताया है कि किस पर्सन की बात हो रही है। अगर कोई पूछे कि वह इंसान जो डॉक्टर के पास जाता है, जो डॉक्टर की विजिट करता है, उसके नो हेल्थ प्रॉब्लम के क्या चांस है, तो हम सीधे बोल देंगे 35%। लेकिन जब आपने ये नहीं बताया कि किसका सिलेक्शन हो रहा है, तो आपको हर एक केस को ध्यान में रखना पड़ेगा, वो वाला भी जब डॉक्टर के पास विजिट हुई है और वो वाला भी जब डॉक्टर के पास विजिट नहीं हुई है। क्लियर है ये बात? जी सर। चलिए यहां पे हम करते हैं आपके स्क्रीनशॉट का इंतजार, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक दिस इज मच क्लियरर नाउ, बिकॉज हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एग्जाम्पल 4 काफी बड़ी कहानी है कि भैया 3 मशीन है E1, E2, E3 इन अ सर्टेन फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग 50%, 25% एंड 25% रिस्पेक्टिवली। मतलब ये तीनों मशीन टोटल जो क्वांटिटी है उसका इतना परसेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर मुझे, क्योंकि मुझे देखो अगर मैं सवाल पढ़ूं, इफ वन बल्ब इज पिक्ड एट अ रैंडम, जो कि अभी आपको नहीं दिखा होगा लाइन क्योंकि कलर हमने अलग चूज किया था, ये रहा। अगर आपने एक बल्ब कोई पिक किया, ठीक है, तो उसके सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी पहले पता कर लें, क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं लगेगी ही। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी जो बल्ब सेलेक्ट हुआ वो पहली मशीन से है, कितनी है 50%, क्योंकि 50% बल्ब यही बनाते हैं, तो आप लिख दोगे 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी जो बल्ब आपने सिलेक्ट किया वो E2 मशीन का है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 25% विच इज 1/4। ये कहां से आया? क्योंकि सर जो टोटल बल्ब है उसका 25% E2 से आ रहे हैं, इसीलिए सिंपल गणित, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 यानी जो बल्ब सिलेक्ट हुआ वो थर्ड मशीन ने बनाया था, तो 1/4। अब इट इज नोन दैट, आगे कहानी, 4% ऑफ द बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय ईच मशीन E1 एंड E2 आर डिफेक्टिव। E2 मशीन के अंदर से, E1 मशीन के अंदर से डिफेक्टिव बल्ब निकलने की चांसेस कितने हैं? 4%। तो यहां पे देखो
प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, तो ये डिफेक्टिव फ्रॉम E1 कितनी है 4%, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव पीस फ्रॉम E2, ठीक है, कितनी है, ये भी 4%, एंड लास्ट में क्या बोल रहा है 5% है E3 से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब फ्रॉम E3 वुड बी हाउ मच, तो ये है भैया 5%। अब आपको क्या बताना है, आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, ठीक है। तो यहां देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब निकालने के लिए मैं सिर्फ डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी को नहीं ले सकता, मुझे इस चीज का भी ध्यान रखना है कि बल्ब कौन सी मशीन से है, क्योंकि जितने बल्ब बन रहे हैं वो अलग अलग मशीन से बन रहे हैं ना, और अलग अलग मशीन की अलग अलग डिफेक्टिव बल्ब प्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसीलिए जब मैं डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो मुझे मशीन का भी ध्यान रखना है और उस मशीन के अंदर से निकलने वाले डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी का भी ध्यान रखना है। तो यहां पे हम बेसिकली टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जहां पे आप दोनों चीजों का ध्यान रखोगे, ठीक है। तो यहां देखो, आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यानी जो बल्ब सिलेक्ट हुआ वो E1 मशीन का है, और इस मशीन के अंदर भी डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी का ध्यान में रखते हुए हम अपना आंसर बताएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि बल्ब के हिसाब से, अब देखो हर एक बल्ब खराब नहीं है, या पूरे प्रोडक्शन का 4% बल्ब खराब नहीं है, जो E1 मशीन बना रही है उसके 4% बल्ब खराब है, ठीक है। तो भैया ऐसी सी बात है कि जो जितना काम करेगा उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी E1 की है यही एडजस्ट कर रही है कि इस मशीन द्वारा जो बल्ब निकाले जाते हैं उनके अंदर डिफेक्टिव होने वाला जो पूरा गुण है उसकी बात हो रही है, प्लस सेकेंड मशीन की प्रोबेबिलिटी, यानी जो बल्ब सिलेक्ट हुआ वो सेकेंड मशीन का है उसकी प्रोबेबिलिटी, और उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और इसी में और क्या ऐड हो जाएगा, इसी में साथ ही साथ हम ऐड कर देंगे तीसरा वाला केस, जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे ये हो रहा है सर कि जो बल्ब है वो है कौन से मशीन का, वो है थर्ड मशीन का। तो आपने कहा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 विच इज फर्दर मल्टीप्लाइड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब फ्रॉम E3, ठीक है, क्लियर, गुड टू गो। हाँ जी सर, चलिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितनी होगी, तो सर ये हो जाएगी, अगर आप देखोगे तो 1/2 इंटू 4/100 बिकॉज इट इज 4%, ठीक है, ये क्लियर है, प्लस 1/4 सॉरी इंटू 4/100 प्लस 1/4 इंटू 5/100। काफी कुछ यहां कैंसिल हो सकता है, लेकिन आप कैंसिलेशन मत करना, प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व करने में, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं और कर रहा हूं, लगे हाथ, क्योंकि मुझे दिख रहा है नीचे 4/100 है तो इसमें इंटू 2 कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। उससे क्या होगा, कैलकुलेशन काफी हद तक हमारे आसान हो जाएंगे। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब यहां पे हो जाएगी 4 2 8 प्लस 4 प्लस 5 होल डिवाइड बाय 400। ध्यान से देखना, ये 2 इंटू 100 पहले से था, इंटू 2 मैंने और कर दिया तो 400 हो गया, 2 इंटू 1 हो गया 2, 2 इंटू 4 करोगे 8 हो गया। तो मुझे पता था कि इन दी एंड नीचे अपन को सेम डिनोमिनेटर लाना ही है, तो वो प्रोसेस मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया। ऐड किया आपने 8 4 12 12 5 17, तो आपका जवाब आया 17/400। डिफेक्टिव बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 17/400। अब अगर आप नॉर्मली देखोगे तो यहां पे देखोगे 4 प्लस 4 प्लस 5 8 5 13 हो गया, ठीक है। लेकिन क्योंकि कौन सी मशीन से, अभी जब आप नॉर्मली ऐड करोगे तो वो क्या मान लेगा कि हर मशीन से बराबर बल्ब निकल रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, किसी मशीन से ज्यादा निकल रहे हैं, किन्हीं से कम निकल रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये परसेंटेज को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए आपका आंसर यहां पे नॉर्मली ऐड करने पे कुछ और आएगा कि भैया 4 + 5 करोगे तो 13 आएगा, लेकिन यहां पे एक्चुअली प्रोबेबिलिटी कुछ और है, क्योंकि किस मशीन से कितने बल्ब निकल रहे हैं उसके हिसाब से आपकी फिर डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी अफेक्ट होगी। ये बहुत सिंपल सी बात है ना।
अब मान लो इससे निकल रही ही है 10 बल्ब, या मान लो जो हमने 25% निकाला है, तो मान लो 25 बल्ब निकल रहे हैं, 25 बल्ब में से 4% खराब होते हैं, तो क्वांटिटी एक्चुअल 4% टोटल थोड़ी आई सारे की, वो तो कितनी आई, वो सर आप सॉल्व करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि वो तो बहुत कम आ रही है। 4% अगर मैं नॉर्मल ले लूं तो वो मान लेगा कि टोटल प्रोडक्शन का 4%, जो कि रॉन्ग हो जाएगा एज अ अजम्पशन। ठीक है, चलिए, इन केस यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट, प्लीज डू द ऑनर, स्क्रीन इज ऑल योर्स। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 4 समाप्त हो गया। एग्जाम्पल 5 है, अब अपने पास देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। सवाल है भैया अर्न के बारे में, जो बोल रहा है आपसे, एन अर्न कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। A ball is drawn at random. Its color is noted and returned to the urn. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या एक्टिविटी हो रही है, आपने बॉल निकाल के वापस रख दी या बॉल निकाल के बाहर रख दी, उसके हिसाब से आपके काफी सारी चीजें अफेक्ट होती है। Moreover, 2 additional balls of the color noted down are put into the urn and then 2 balls are drawn at random without a replacement. अब की बार क्या हुआ, आपने बॉल निकाली और देख के, रंग देख के उसको रिप्लेस नहीं किया, मतलब उसको बाहर निकाल दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स ड्रॉन आर ऑफ द रेड कलर। चलो, अब यहां पे देखो, पहले क्या बोला इन्होंने, पहले इन्होंने बोला कि आपके 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। आपको क्या करना है, आपको यह बताना है कि भैया बोथ द बॉल्स आर ऑफ रेड कलर। कौन से 2 बॉल्स, सर हमने यहां पे देखा ये 2 बॉल्स की बात हो रही है। ठीक है, इन 2 बॉल्स की आपको पूरी कहानी बतानी है। सबसे पहले क्या हो रहा है, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड रिटर्न्ड टू द अर्न। एक बॉल आपने निकाली, उसका कलर नोट किया और आपने उसको वापस रख दिया। मोरओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर नोटेड डाउन आर पुट इनटू द अर्न एंड देन द 2 बॉल्स आर ड्रॉन। तो पहले आपके पास कितनी थी, 5 और 3 8 बॉल थी। ठीक है, अब आप क्या बोल रहे हैं, अब आप बोल रहे हैं आपकी 2 बॉल्स और आपने बढ़ा दी, तो प्रोबेबली 10 बॉल की बात हो रही है यहां पे। ठीक है, तो अब इसको कैसे कंटिन्यू करेंगे हम, क्योंकि हमारी बॉल्स की संख्या चेंज हो रही है, उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट करेंगे। अब आप मुझे बताओ सवाल को हम शुरू कहां से करेंगे। हाँ, तो देखो यहां पे बात कैसी होगी। पहली बात तो आप में से बहुत लोगों को, या इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो करीबन 99% लोगों को सवाल समझने में ही दिक्कत आएगी। देखो, सबसे पहले जो इवेंट हो रहा है वो ये हो रहा है कि आपने अर्न में से एक बॉल निकालनी है। अभी अर्न में कितनी बॉल्स हैं, 3 रेड हैं और 5 हैं ब्लैक। ठीक है, अब अर्न में से कौन से रंग की बॉल निकल सकती है, सर अर्न में से 2 ही रंग की बॉल निकल सकती है, या तो रेड, ठीक है, तो यहां पे हमने लिख दिया रेड, या फिर ब्लैक कलर की। राइट जी सर। अब देखो, आप मुझे बताइए कि आपने अगर रेड बॉल निकाली, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई सर, 3/8। आपने अगर ब्लैक बॉल निकाली, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 5/8। आपने बॉल का कलर नोट किया और उसको वापस रख दिया। अब हो क्या रहा है, यहां से आगे की कहानी शुरू होती है, जो कि बहुत लोगों को कंफ्यूज करेगी। सवाल कह रहा है मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर, विच कलर, ऑफ द कलर दैट वॉज प्रीवियसली कमिंग आउट। यानी अगर आपने रेड बॉल निकाली थी तो इसमें 2 एडिशनल रेड बॉल्स ऐड की गई हैं, तो अब बॉल्स की संख्या हो गई है 5 रेड और 5 ब्लैक। ये क्लियर हुआ जी सर। अगर आपने ब्लैक बॉल निकाली थी तो अब यहां पे बॉल्स की संख्या चेंज होके हो गई 3 रेड और 7 ब्लैक। ये फर्क क्यों आया, क्योंकि जनाब इन्होंने बोला यहां पे कि भैया आपने जो भी कलर आया था उसके हिसाब से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। तो अगर आपने पहली बार जब बॉल निकाली उसमें जो भी कलर आया था उसी कलर की 2 और बॉल उसके अंदर डाल दी। इट यू आर गोइंग इन सच अ फैशन दैट, मान लो अच्छा रेड बॉल आ गई, भाई साहब तो रेड बॉल देना, तो वो एक जो अपने कलर देखा था उससे कलर निकाल के वापस रख दिया, और जो 2 बॉल अपन ने मंगवाई उनको भी अंदर डाल दिया। अगर ब्लैक बॉल निकली होगी तो मैंने कहा होगा भाई साहब तो ब्लैक बॉल देना, तो वो वाली वापस रख दी और 2 अंदर निकाली। ठीक है, अब आपको यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर इसके बाद 2 बॉल निकाली जा रही हैं, ठीक है, तो यहां पे अगर आपको 2 बॉल निकालनी हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सर, वो हो जाएगी 5C2
अपॉन 5 और 5 10 तो 10c2, नीचे आप कहोगे 3c2 अपॉन 10c2। ये दो बॉल सिलेक्ट करने वाली एक्टिविटी हो गई जो कि लास्ट में होगी। पहले हमारी ये वाली एक्टिविटी हो रही है कि बॉल निकाल के कलर देख के उसी पर्टिकुलर कलर की दो बॉल और मंगवा लेना, ठीक है। तो ये 3 से रेड के 3 से 5 कैसे हो गया बेसिकली, तो 3 रेड, ठीक है, 3 रेड की जो थी वो रेड कलर आने की वजह से 2 बढ़ गई, तो +2 करके अब 5 हो गई, ठीक है। 5 ब्लैक थी, वो ब्लैक आने की वजह से +2 हो गई और अब आपके पास 7 ब्लैक हो गए, ठीक है। ये डिफरेंस है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बॉल्स की संख्या रैंडमली हमने चेंज नहीं की है, बॉल की संख्या चेंज हो गई है क्योंकि आपने इवेंट में देखा, उन्होंने ऐसा ही करने को बोला है कि जो भी कलर आ रहा है उस कलर की बॉल्स आपको बढ़ानी है। चलो अब यहां देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स क्या होगी, तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स अगर कोई यहां पे निकालना चाहेगा तो वो हो जाएगी, सबसे पहले तो एक वो वाला केस जहां पे सबसे पहले रेड बॉल सिलेक्ट हो रही है उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/8, उसमें मल्टीप्लाई किया हमने 2 रेड बॉल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, तो आपने कहा 5c2 अपॉन 10c2, ठीक है, प्लस क्योंकि दोनों में से एक केस होगा कि भैया आपने ब्लैक बॉल निकाल दी। अब आपने ब्लैक बॉल निकाल दी तो ब्लैक बॉल्स की संख्या 2 से बढ़ गई, पहले 5 थे अब 7 हो गए, तो आपने रेड को सिलेक्ट करना चाहा तो 3c2 अपॉन 10c2 यहां भी कंटिन्यू होगा। इज दिस क्लियर? जी सर। अब आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे, देखिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल्स या प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड अगर मैं लिख रहा हूं तो क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो उसको अपन बाद में देख लेंगे। बात करते हैं न्यूमरेटर की, तो 3, हाउ डू यू ओपन अप 5c2, तो सर 5/2 एंड 4/1 प्लस 5 इंटू हाउ डू यू ओपन अप 3c2, तो 3/2 इंटू 2/1 होल डिवाइड बाय, क्योंकि दोनों जगह पे 8 इंटू 10c2 है तो कॉमन डिनोमिनेटर है तो एडिशन आसान हो गया है ना। तो आपने लिखा 8 इंटू 10/2 इंटू 9/1, बेसिक सिंपल मैथमेटिक्स। चलिए जो चीजें कैंसिल हो रही है उसे फटाफट कैंसिल कीजिए, ये 2 से 4 कैंसिल, आपके पास 2 बचा, ये 2 से 2 कैंसिल, यहां 1 बच गया, नीचे 2 से 8 कैंसिल 4 हो गया। अब देखो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कितना मुश्किल कार्य है सर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल अगर हमें निकालनी है तो हम बोलेंगे यहाँ पे 5 2 10, 10 3 हो जाएगा 30 प्लस 5 3 हो जाएगा 15 होल डिवाइड बाय, यहां पे हो जाएगा 9 4 9 चौके 36 और 10 इंटू 10 हो जाएगा 360, ठीक है। अब अगर मैं को चीजों को कैंसिल करना हो तो वो करके मुझे अपना आंसर बताना पड़ेगा। 30 प्लस 15 हो जाएगा 45 डिवाइड बाय 360, ठीक है। 9 के टेबल से अगर कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 9 5 45, 9 4 36, 5 और 40 भी एक दूसरे से कैंसिल होके 1/8 के रूप में आपको आंसर देंगे। कितना? 1/8 आया हमारे इस पर्टिकुलर केस में रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी। सवाल की कहानी अगर आपको समझ में आएगी तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए एक पहले से बना हुआ बैग था, सवाल में क्या कहा गया कि इससे जो भी एक बॉल निकाली जाएगी और जो भी कलर निकलेगा उस कलर की 2 और बॉल्स को ऐड किया जाएगा पूरे बैग में। तो अगर रेड बॉल निकलेगी, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन से कलर की निकल सकती है, तो हमें दोनों केस लेने पड़ेंगे। रेड बॉल निकलेगी तो 2 रेड बॉल ऐड की जाएंगी, ब्लैक निकलेगी तो 2 ब्लैक बॉल ऐड की जाएंगी। उसके हिसाब से फिर जो नया बैग बनेगा उसमें से फिर हम 2 बॉल्स निकालेंगे और उन बॉल्स के रेड होने की प्रोबेबिलिटी हमें पता करनी थी। तो हमने हमारी जो प्रोबेबिलिटी, जो नया बैग बना उसमें से रेड बॉल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकाली यूजिंग कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला फॉर बोथ द केसेस। ये 2 केस तब होंगे जब पहले वाले केस होंगे, इसलिए पहले वाले केस की प्रोबेबिलिटी होने के बाद जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी वो हमने लगाई। सेम हैपेंस इन द अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हम ऐड कर रहे हैं कि पहला वाला केस यानी ब्लैक बॉल निकलने का केस, देन ब्लैक बॉल निकलने के बाद जो नया सिनेरियो बनेगा उसमें प्रोबेबिलिटी यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला हमने वो निकाला, ठीक है। इन केस यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट
ऑल योर्स। अब मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं। सवाल अगर समझ जाओ अच्छे से तो बड़ी इजीली हो जाएगा, वरना दिक्कत आती है बहुत बार। चलिए यहां से हमारी एक्सरसाइज 12.7 स्टार्ट होती है। बहुत सारे क्वेश्चन से अच्छे अच्छे हम इनको सॉल्व करके इस एक्सरसाइज को खत्म करके अपनी पूरी कहानी को टाटा बाय बाय बोलेंगे। ठीक है, चलो। अ पर्स कंटेन्स 4 सिल्वर एंड 5 कॉपर कॉइन्स। अ सेकेंड पर्स कंटेन्स 3 सिल्वर एंड 7 कॉपर कॉइन्स। इफ अ कॉइन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द पर्सेस। आपको नहीं पता कौन सा पर्स सिलेक्ट हुआ, तो हमारा पहला काम क्या हो जाएगा? एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पहला काम होगा पर्स का सिलेक्शन करना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ कॉपर कॉइन? चलिए ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1, सर 2 बैग हैं तो बैग 1 की हो जाएगी 1/2। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2, ये मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूं कि बैग 2 सिलेक्ट हो जाएगा तो वो भी होगी 1/2। ठीक है, तो यहां पे फिर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉपर कॉइन, COO होता है कि COPP होता है? आई गेट वेरी कंफ्यूज्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉपर कॉइन फ्रॉम बैग 1 कितनी होगी? तो सर देखिए बैग 1 में कॉपर कॉइन है अपने 5, तो 5/9, क्योंकि टोटल कॉइन्स की संख्या है 9। ठीक है, चलिए भैया आपकी बात मानी हमने। दूसरा केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉपर कॉइन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉपर कॉइन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ बैग 2। तो भैया बैग 2 सिलेक्ट हो गया, तो बैग 2 सिलेक्ट होने के बाद कॉपर कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो वो है सर 7/10। चलिए, क्योंकि आप ऐड करोगे 7 और 3 10। अब आपकी मेहनत है यहां पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉपर कॉइन कैसे निकालोगे। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉपर कॉइन वुड बी इन्वॉल्विंग व्हाट? सर इट वुड बी इन्वॉल्विंग फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन ऑफ बैग, तो या तो बैग 1 सेलेक्ट होगा या फिर बैग 2 होगा। अगर बैग 1 हो गया तो बैग 1 के साथ उसके अंदर के कॉपर कॉइन के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी हम बताएंगे, जिसको मैं CC लिख रहा हूं। ठीक है, कॉपर कॉइन प्लस सेकेंड ऑप्शन की मान लो बैग 2 सिलेक्ट हो गया, तो बैग 2 की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो हमने वहां पे निकाली है 1/2, क्योंकि 2 बैग है, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। ठीक है, एंड देन दिस इज मल्टीप्लाइड विथ व्हाट? दिस इज मल्टीप्लाइड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉपर कॉइन फ्रॉम बैग 2। ठीक है ना, चलिए ये हमने पूरा लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब यहां देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉपर कॉइन वुड बी हाउ मच? सब बैग 1 की प्रोबेबिलिटी है 1/2, उसमें से कॉपर कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी है 5/9, बैग 2 की प्रोबेबिलिटी है 1/2, उसमें से कॉपर कॉइन की प्रोबेबिलिटी है 7/10। तो यहां पे अगर हम सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉपर कॉइन इज 5/9 2s are 18 प्लस 7/20। 18 और 20 का LCM जितना मुझे पता है 180 होगा क्या? क्योंकि 90 तो आता नहीं, तो 180 होगा, है ना। तो अगर मैं 180 को मानूं इसका LCM, तो यहां हो जाएगा इंटू 10, यहां हो जाएगा इंटू कितना 9। ठीक है ना जी सर। तो यहां पे आप सॉल्व करेंगे इसको फर्दर, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 7 9 63 होल डिवाइड बाय 180। तो सबको जोड़ घटा के हमारे पास आंसर आएगा 6 और 5 और 113/180। ऐसा कुछ मामला बनेगा। क्लियर है ये? जी सर। आपने पहले बैग सिलेक्ट किया, फिर उस बैग के अंदर कॉपर कॉइन निकलने की प्रोबेबिलिटी के साथ उसको मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बैग सिलेक्ट होगा एंड उसके बाद ही कॉपर कॉइन निकलेंगे, है ना। तो बैग का सिलेक्शन और कॉपर कॉइन का निकलना विल गो हैंड इन हैंड। आप बैग निकाल के सिलेक्ट करके बैठ नहीं जाओगे। आप बैग अगर सिलेक्ट करोगे तो उसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा? अपने हाथ से कॉपर कॉइन निकालने की कोशिश करना, है ना, क्योंकि आपको दिखेगा तो नहीं बैग के अंदर। तो उसके हिसाब से आंसर आएगा 113/180, जो कि आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। इजी था। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हुए फॉलो करके आंसर निकालेंगे तो आई डोंट थिंक सो देयर वुड बी मच ऑफ अ इशू। ठीक है, चलिए इन केस यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, सबसे इंपॉर्टेंट में यही कि सवाल को समझना और कौन सी जानकारी कैसे यूज करनी है उसका एवेल्युएशन करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ पर्सन हैज अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब, वेरी गुड, द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक, 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। ठीक है,
if there is no strike. 0.32 that construction job will be completed on time if there is a strike. ठीक है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। चलो दो केस है, एक टाइम पे होगी और दूसरा टाइम पे नहीं होगी, और दूसरा है कि स्ट्राइक होगी और स्ट्राइक नहीं होगी। ठीक है, तो ये कह रहा है दैट कि 0.65 चांस है कि देयर विल बी अ स्ट्राइक। तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्ट्राइक कितनी है भैया? तो सर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्ट्राइक है आपकी 0.65। ठीक है, दूसरा केस क्या होगा इसमें कि स्ट्राइक नहीं होगी, तो नो स्ट्राइक, जिसको हम कहते हैं ना, अगर मान लो इवेंट ए है तो ए डैश, तो नो स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी होगी 0.35। कहां से आई? 1 में से 0.65 को घटा दिया। अब 0.80 चांस है किस चीज का? कि वो टाइम पे कंप्लीट होगा अगर देयर इज नो स्ट्राइक। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइमली कंप्लीशन या टाइमली कंप्लीशन if there is given that there is no strike is how much? तो वो है 0.80 कि अगर स्ट्राइक नहीं हुई तो 0.80 का चांस है कि टाइम पे हो जाएगा प्रोजेक्ट। ठीक है, दूसरा क्या है भैया? मान लो स्ट्राइक हो गई तो भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइमली कंप्लीशन इवन इफ देयर इज अ स्ट्राइक, उस केस में क्या मामलात हैं? तो सर वो भी उन्होंने दिया है कि अगर स्ट्राइक हो जाती है तो भी 0.32 का चांस है कि भैया इवेंट हो जाएगा टाइम पे, यानी जो कंस्ट्रक्शन है वो टाइम पे हो जाएगा। तो यहां पे आप लिखोगे 0.32। चलिए, अब हमें क्या निकालना है कि भैया टाइम पे वो कंस्ट्रक्शन हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी। तो उसका फॉर्मूला कैसे इजाद करोगे? तो यहां पे देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइमली कंस्ट्रक्शन वुड बी इक्वल टू, अब देखो दो चीजें होंगी, या तो स्ट्राइक होगी या तो नहीं होगी। तो अगर हम स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी को लेके चले, ठीक है, और हमें अगर टाइम पे कंप्लीशन की बात करनी है तो इसके साथ हमें वो वाला केस लेकर चलना पड़ेगा व्हेन देयर इज टाइमली कंप्लीशन गिवन देयर वाज अ स्ट्राइक। टाइमली कंप्लीशन, ठीक है, या टाइमली कंस्ट्रक्शन जो भी आप लिखें, गिवन दैट देयर इज अ स्ट्राइक। तो स्ट्राइक हो चुकी है उसके बाद भी टाइमली कंप्लीशन, तो स्ट्राइक का इवेंट हो गया तो, लेकिन स्ट्राइक के इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी तो निकालनी, यूज करनी पड़ेगी ना, कि स्ट्राइक होने के क्या चांस है, तभी तो स्ट्राइक के बाद की बात होगी। देन सेकंड ऑप्शन है कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ नो स्ट्राइक की बात करो, कि स्ट्राइक नहीं होगी, और उसमें फिर आप पता लगाओ कि अगर स्ट्राइक नहीं होती है तो टाइमली कंप्लीशन के कितने चांसेस हैं। तो आपने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइमली कंप्लीशन या कंस्ट्रक्शन, जो भी आप लिखें एक ही बात है, इफ देयर इज अ नो स्ट्राइक सिचुएशन, कि स्ट्राइक नहीं हुई तब। चलिए, लगभग हमें सारी वैल्यूज पता ही हैं, तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइमली कंप्लीशन इज इक्वल्स टू, स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.65। इसमें आप क्या मल्टीप्लाई करोगे? इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे टाइमली कंप्लीशन के चांसेस गिवन दैट देयर वाज अ स्ट्राइक, प्लस probability of no strike, that is 0.35, and it is further multiplied with 0.80 या 0.8, जो भी आप लिखें। ठीक है, चलिए अब आप चीजों को यहाँ आराम से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं। बिल्कुल सर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइमली कंप्लीशन हमें यहाँ पे मिलेगी इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन के बाद 65 इंटू 32 करना है। बहुत मुश्किल कार्य है, ऐसा लोगों को लग सकता है पर एक्चुअली है नहीं। 5 2 10, 0 यहाँ 1 ऊपर, 6 दूनी 12, 1 13, 5 3 15, 1 ऊपर, 6 3 18, 1 19, तो ये 0 5 3 8, 9 और 1 10, 1 और 1 2, डेसिमल आएगा 4 के पीछे, तो प्रोबेबली यहाँ पे मेरा जवाब आना चाहिए 0.208 प्लस, यहाँ आप 8 इंटू 0.35 भी करोगे ना, तो वो जब आप करोगे 35 इंटू 8 करना है, 35 इंटू 4 करने पे 105 मिलता है, तो प्रोबेबली यहां पे मेरे को जो जवाब मिलेगा वो मिलेगा 0.28 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार चेक करो सर, 8 पंजे 35 नहीं, 8 पंजे 8 5 40, 0 4 ऊपर, 8 3 24 4 28, हाँ बिल्कुल 0.280। दोनों को जब मैं ऐड करूंगा फाइनल आंसर हो जाएगा 0.488।
क्या आपका आंसर भी यही आ रहा है? बिल्कुल सर, 0.488 हमारा आंसर है। और ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि 0.488 का चांस है कि जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट टाइम पे हो जाएगा, गिवन दैट सारे सिनेरियोज हमने देख ली कि स्ट्राइक होगी, नहीं होगी, स्ट्राइक होगी तो उसके बाद टाइमली कंप्लीशन के क्या चांसेस हैं, नहीं होगी तो टाइमली कंप्लीशन के क्या चांस है, उसके हिसाब से हमने आंसर बताया। आंसर आया लगभग 0.488 चांस। अगर आप परसेंटेज में देखो तो आप कह सकते हो 48%, 48.8% चांस है। इन केस यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, आपने यहां पे ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ऐसी मेरी आशा है। क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देयर आर 2 बैग्स, वन बैग कंटेन्स 6 ग्रीन एंड 3 रेड बॉल्स। एक 2 बैग है, एक में 6 ग्रीन और 3 रेड बॉल्स है। द सेकेंड बैग कंटेन्स 5 ग्रीन एंड 4 रेड बॉल्स। वन बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग सेकेंड, देन one ball is drawn from the second bag, find the probability that there is a red ball। अब देखो यहां पे सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले आपने बैग 1 में देखा तो आपके पास थे कितने, 6 ग्रीन एंड हाउ मेनी रेड बॉल्स, 3 रेड बॉल्स। ठीक है, अब इसके बाद इसमें से आपने बॉल निकाली, तो जब आपने बॉल निकाली तो या तो वो ग्रीन कलर की होगी या फिर वो रेड कलर की होगी, राइट। अच्छा, ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 6/9, रेड बॉल प्रोबेबिलिटी निकालने की तो आप बोलोगे 3/9, करेक्ट जी सर। अब जो भी बॉल आपने निकाली वो आपने क्या किया, बेसिकली वो आपने ट्रांसफर कर दी फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2, जिसकी वजह से जो बैग 2 है उसमें अलग सिनेरियो बन गया। पहले बैग 2 में 5 ग्रीन और 4 रेड थे, अब क्या हो जाएंगे, अगर आपने ग्रीन बॉल ट्रांसफर कर दी तो 5 की जगह हो जाएंगे 5 + 1 ग्रीन, ठीक है, एंड 4 रेड। ठीक है, अगर रेड बॉल निकली तो भी आप क्या करोगे, तो भी आप आगे बढ़ोगे, तो 5 ग्रीन थे वो वही रहेंगे, एक जो रेड निकली वो आपने निकाल दी, तो आपने कहा 4 + 1 रेड बॉल। अब इसके बाद हो रहा है सेकेंड बैग में से एक बॉल को आप ड्रॉ कर रहे हो, 1 बॉल, और आपको पता लगानी है कि वो रेड बॉल है, उसकी प्रोबेबिलिटी। चलिए, तो अब यहां पे लिखो, आप क्या लिख सकते हो, E1 हो जाएगा आपका कि ग्रीन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, ग्रीन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा भैया, उस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी E1 की कितनी, तो सर वो हो जाएगी 6/9 या फिर 2/3, जो भी आप लिखें। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो इक्वल टू 2/3। चलिए, अच्छा इवेंट 2 क्या होगा, इवेंट 2 इसी कहानी को आगे बढ़ाएगा, जहां पे आप ले रहे हो ग्रीन बॉल, ठीक है, इज ड्रॉन फ्रॉम व्हाट, इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। ठीक है, सॉरी ग्रीन नहीं, रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1, अभी तो बैग 1 की बात चल रही है ना, तो ग्रीन की जगह आपने बोला यहां पे रेड बॉल। ठीक है, तो उस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, E2 की, तो यहां पे हो जाएगी 3/9 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/3। ये क्लियर है जी सर। अब इसके बाद ए मान लो, इवेंट ए कि रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, तो आपने कहा रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। ठीक है, और यहां पे लिख दो कॉमा लगा के, कॉमा या ब्रैकेट लगा के लिख दो कि आफ्टर ट्रांसफर ये हो रहा है। ठीक है, आफ्टर ट्रांसफर। तो अगर ये आपका इवेंट ए है तो अब इसमें 2 केस बनेंगे, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी जब इवेंट 1 हो चुका है, यानी जब आपकी ग्रीन बॉल निकल चुकी है तब, तो जो ग्रीन बॉल निकली वो आपने बैग 2 में डाल दी, बैग 2 में ग्रीन बॉल हो गई 6, रेड है 4, 6 और 4 मिलके हो गई 10, लेकिन आपके काम की रेड बॉल है तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/10। इज दिस क्लियर जी सर। दूसरा केस, जब आप इवेंट ए की बात कर रहे हो इवेंट 2 के होने के बाद, यानी रेड बॉल निकली बैग 1 से और उसके बाद आपने बैग 1 से रेड बॉल निकाल के बैग 2 में डाल दी, तो बैग 2 का रेड बॉल वाला जो सिचुएशन है वो नीचे है, वहां पे रेड बॉल की संख्या हो गई 5, टोटल थी 10,
प्रोबेबिलिटी हो गई 5/10। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पे फाइनली बताना है रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल वुड बी इक्वल टू व्हाट सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, यानी इवेंट 1 हुआ, ग्रीन बॉल निकली, मल्टीप्लाइड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल आफ्टर गेटिंग अ ग्रीन बॉल फ्रॉम बैग 1, ठीक है, प्लस probability of event 2 happening, that is red ball coming out of the bag and going into the second bag, और फिर probability of getting a red ball from bag 2। ठीक है, चलिए सारी वैल्यूज आपके पास उपलब्ध हैं, तो फाइनली आप लिख दोगे probability of RB यानी रेड बॉल is equal to E1 that is 2/3 multiplied by 4/10। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड विथ 5/10। आपने यहां पे सॉल्व किया, 4 2 जा हो जाएगा 8 प्लस 5 1 जा 5, नीचे होल डिवाइड बाय 3 10 जा 30, सेम डिनोमिनेटर है, 8 और 5 जोड़ के हो जाएगा 13/30। ये क्लियर है जी सर? कहीं कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर? इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है, हम में से बहुत स्टूडेंट्स बहुत बार ये जब कंडीशन लेते हैं ना तो गलत प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं। उस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सही प्रोबेबिलिटी को कंसीडर करते हुए अपने सवाल को सॉल्व करें। ठीक है, चलिए इन केस यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इजी क्वेश्चन था एज फार एज आई कैन सी, ओनली थिंग वाज थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना था कि सवाल की कहानी क्या है। जितने अच्छे से आप कहानी को समझेंगे उतना इजीली आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। An urn contains 5 red and 5 black balls. A ball is drawn at random. Its color is noted and is returned to the urn. ये वैसा ही जैसा हमने थोड़ी देर पहले किया था। तो ये मान लीजिए हमारा पहला वाला अर्न है, इसमें 5 हैं रेड और 5 हैं ब्लैक। ठीक है, अब यहां से 2 केस बनेंगे। क्या? क्योंकि आपने एक बॉल निकाली है तो या तो वो बॉल होगी रेड या फिर वो बॉल होगी ब्लैक, राइट जी सर। अब क्योंकि दोनों की संख्या 5 5 है तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2। ठीक है, आपने कलर नोट किया रेड या ब्लैक और आपने वापस रख दिया। मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द सेम कलर, जो हमने थोड़ी देर पहले किया था ठीक वैसा ही लगभग, कि उसी कलर की 2 और बॉल्स को बैग में वापस डाल दिया। तो यहां पे अब आपके पास क्या हो जाएगा, अब आपके पास हो जाएंगे 5 + 2 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, क्योंकि रेड बॉल निकली थी। इधर पे आपका केस बनेगा 5 रेड एंड 5 + 2 ब्लैक बॉल्स। ओके, गुड टू गो जी सर। अब आपने क्या किया, देन अ बॉल इज ड्रॉन, अब आपने एक बॉल निकाली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज रेड, यानी जो नई बॉल निकलेगी उसकी रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। चलिए E1 कैसे डिफाइन करेंगे हम, रेड बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अर्न, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 वुड बी हाउ मच, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 वुड बी 1/2। चलिए वेरी गुड। सेकेंड केस E2, दैट इज अ ब्लैक बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग। ठीक है, ब्लैक बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अर्न। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो जाएगा आपका अभी 1/2। ठीक है, अब देखो ए इवेंट क्या हुआ, रेड बॉल इज ड्रॉन, ठीक है, आफ्टर एडिशन ऑफ 2 बॉल्स। ठीक है, तो जो 2 बॉल्स ऐड हुई हैं उस कलर के जो कलर निकला होगा उसके बाद रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी हम यहां पे इवेंट ए को डिफाइन कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इफ E1 हैज हैपेंड, यानी रेड बॉल निकली थी तो इसका मतलब आपने क्या किया, आपने रेड कलर की 2 और बॉल इंसर्ट कर दी। तो अब अगर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो रेड बॉल की संख्या हो गई है 7 अपॉन डिवाइड बाय टोटल, दैट इज 12। गुड टू गो, यस सर। सेकेंड केस, जब ब्लैक बॉल निकली थी पहली बार में,
और उसी के हिसाब से आपने ब्लैक बॉल ऐड कर दी, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हो गई 7, टोटल बॉल्स हो गई 12, बट रेड बॉल्स की संख्या रह गई 5। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप निकालोगे फाइनल प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल। उसमें आपको ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इसको एडजस्ट करना पड़ेगा विथ कौन सी बॉल निकल रही है उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ। तो आप बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इफ E1 हैज हैपेंड, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैज हैपेंड। ये क्लियर है जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं सर। अब आप यहां पे देखिए, आप यहां पे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल, ठीक है, वुड बी इक्वल टू E1 मतलब कितना हो जाएगा सर, E1 मतलब 1/2 मल्टीप्लाइड विथ 7/12 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड विथ 5/12। गुड टू गो जी सर। तो यहां पे हो जाएगा 7/24 पहले वाले से प्लस 5/24। सो दिस इज कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 12/24, जिसको आप बोल सकते हैं 1/2। तो रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ है। ठीक है, रीजन बीइंग क्योंकि हमने यहाँ पे हर एक केस को कंसिडर किया, किस केस में कौन सी बॉल कहां जा रही है उसके हिसाब से फिर हमने सारा कैलकुलेशन किया। इजी, गुड टू गो। अगर आप सवाल को बहुत सिंपल तरीके से समझ के, अगर उसमें डायग्राम की आपको रिक्वायरमेंट लग रही है तो ऐसा कुछ फ्लो चार्ट जैसा बना के सॉल्व करेंगे तो आपका काफी काम आसान हो जाएगा और एरर के भी चांसेस कम होंगे। इन केस यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीन इज ऑल योर्स। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक फैक्ट्री में अ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय 3 मशीन्स ABC. These produce respectively 25, 35 and 40% of the total products. ठीक है, अब देखो जो मशीन जितना प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही होगी उसी में सारे कॉम्प्लिकेशन के उतने चांस होंगे, है ना। अ प्रोडक्ट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है, तो जब आप प्रोडक्ट सिलेक्ट ही कर रहे हैं तो मैं यहीं से शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले कि मान लो आपने मशीन A से सिलेक्ट किया तो आपका E1 हो जाएगा, यहां पे अगर मैं डिफाइन करते हुए चलूं तो E1 हो जाएगा, E1 हम लिखेंगे कि भैया प्रोडक्ट या सिलेक्टेड प्रोडक्ट बिलोंग्स टू या इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सिलेक्टेड प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय या बिलोंग्स टू, जो भी आप लिखें एक ही बात है ना भैया, बिलोंग्स टू मशीन A, ठीक है ना। अब E2 क्या होगा, सेम ही चीज चलेगी, बस आप फर्क क्या करेंगे, यहां पे मशीन का नाम चेंज कर देंगे। तो सिलेक्टेड प्रोडक्ट बिलोंग्स टू मशीन B, थोड़ा आलस से दिखा रहा हूं मैं, यहाँ पे E3 हम लिखेंगे कि भैया सिलेक्टेड प्रोडक्ट बिलोंग्स टू मशीन C, थोड़ा सा आलस से दिखा रहा हूं, ठीक है भैया, इतना एडजस्ट कर लो प्लीज। क्या बोल रहे हैं हम, E1, E2, E3 हमने क्या लिया कि जो हमने सिलेक्ट प्रोडक्ट, जो हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है एट रैंडम, वो किस मशीन का है, उस मशीन का होने की जो हमारा इवेंट था कि भैया मशीन A का है, मशीन B का या मशीन C का है, उनको हमने E1, E2, E3 बोल दिया। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं तो P ऑफ E1 हो जाएगा, यहां पे अगर आप देखोगे कितना सर, E1 पहली मशीन का है 25%, तो 25% विच इज इक्वल टू 25/100। 1/4 लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। E2 है 35%, अब इसको आपने फ्रैक्शन में चेंज किया तो दिस इज 35/100। E3 दैट इज थर्ड इवेंट इज 40%, यानी आपका प्रोबेबिलिटी का जो परसेंटेज से आप फ्रैक्शन में उसको ट्रांसफर करेंगे तो वो हो जाएगा 40/100। ताकि कैलकुलेशंस आसान हो जाए इसलिए मैंने क्या किया है, सबको अपॉन 100 ही करके रखा है, कुछ ज्यादा कैंसिल नहीं किया। अज्यूम दैट, अब आपको निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव assuming that machine A, B, C have respectively 5, 4 and 2% defective items। चलिए अब इसमें इवेंट A हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, तो हम यहां पे लिख रहे हैं A प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव, ठीक है। अब यहां देखना, जो प्रोडक्ट आपने चूज किया है वो डिफेक्टिव है। अब हर एक मशीन की अपनी कुछ एफिशिएंसी है,
तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम और इट इज फ्रॉम मशीन ए कितनी हो जाएगी, दी इन्होंने 5%, तो आप लिखोगे यहां पे 5%, दैट इज इक्वल टू 5/100। फेयर इनफ जी सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए दैट इज डिफेक्टिव प्रोडक्ट बिलोंग्स टू मशीन 2 इज 4%। 4% का अगर आप देखोगे फ्रैक्शन में आंसर तो वो हो जाएगा 4/100। प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट बिलोंग्स टू मशीन 3 या मशीन सी तो 2%, तो ये हो जाएगा 2/100। इतना क्लियर हुआ जी सर। आपको सवाल में बोला गया है कि बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव है। तो देखो हम इसको सीधे सीधे तो नहीं कुछ बोल सकते, काहे भैया, इसलिए भैया कि आपको नहीं पता है कि जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया या जो चूज किया एट रैंडम वो किस मशीन का है, ठीक है। तो अगर आप डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं तो आपको पहले प्रोडक्ट के सिलेक्शन को ध्यान में रखना पड़ेगा, फिर उस पर्टिकुलर मशीन के डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को निकालने की प्रोबेबिलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके बाद आपका आंसर आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव ओवरऑल विदाउट स्पीकिंग अबाउट द मशीन, जैसे यहां पे हमने हर एक मशीन के साथ कंडीशन दे दी, पर अगर कोई ऐसे पूछेगा तो नहीं बोलेंगे ना हम कि पहली मशीन में इतना, दूसरी में इतना, तीसरी में इतना। वो बोलेगा मुझे कंफ्यूज मत करो, मुझे टोटल बताओ कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट निकालूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव होगा। तो हमें हर एक की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को डिफेक्टिव होने की उस प्रोडक्ट के पर्टिकुलर मशीन को बिलोंग करने की प्रोडक्टिविटी के साथ के प्रोबेबिलिटी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी जो प्रोडक्ट सिलेक्ट हुआ पहली मशीन का है मल्टीप्लाइड विथ उस मशीन में डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना भाई, क्योंकि प्रोडक्ट उसी का है तो प्रोबेबिलिटी भी उसी की लेंगे, प्लस अब या तो प्रोडक्ट मशीन ए का हो सकता है या मशीन 2 का हो सकता है, ठीक है। तो उसके साथ हम एडजस्ट करेंगे उस मशीन में खराबी होने की या डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, फिर करेंगे हम प्लस कि मशीन 3 का है प्रोडक्ट एंड देन उस मशीन में खराब वाले प्रोडक्ट की क्या है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। चलिए अब इसको अपन फर्दर निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट वुड बी हाउ मच। तो सर पहली मशीन यानी आपने कहा 25/100 मल्टीप्लाइड इंटू 5/100, राइट जी सर, प्लस दूसरी मशीन की प्रोबेबिलिटी है 35/100 इंटू उस मशीन में खराबे के चांसेस तो 4/100, प्लस तीसरी मशीन से आते हैं 40% ऑफ द प्रोडक्ट और उस मशीन में खराबी का रेट 2/100, ठीक है। अब अगर चीजें कैंसिल करना चाहो तो मेरे हिसाब से ना ही करो, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर एलसीएम लेना पड़ेगा तो मेहनत बढ़ ही जाती है। इनफैक्ट अगर आप एक बार में इकट्ठा पूरा काम कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। 25 इंटू 5 इज 125 प्लस 35 इंटू 4 इज 140 प्लस 40 इंटू 2 इज 80 होल डिवाइड बाय 100 इंटू 100 इज 10,000, ठीक है। जितना कैंसिल होगा उतना करेंगे, बाकी जहां पे नहीं होगा वहां पे हम रुक जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट इज 125, ये देखो 40 और 80 हो जाएगा 220, 8 4 12 होता है, 220 और 125 तो ये हो जाएगा 220, 345 मेरे हिसाब से 345 डिवाइड बाय 10,000। अगर आप इसको 5 से कैंसिल करोगे तो 5 6 जा 30, राइट जी सर, 5 9 जा 45, ठीक है सर। नीचे 5 2 जा 10 और 3 0, तो मेरे हिसाब से आंसर आएगा 69/2000। क्या आपके हिसाब से भी यही आया 5 से कैंसिल करने के बाद? जी सर। चलिए तो जब आपने 5 से कैंसिल किया आपका फाइनल आंसर आया कि प्रोडक्ट के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, हर एक मशीन के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी मतलब डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकालने की प्रोबेबिलिटी एंड प्रोडक्ट के उस मशीन से होने की प्रोबेबिलिटी के साथ एडजस्ट करते हुए फाइनली आई 69/2000। क्लियर है ये? जी सर। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? जरा सी भी नहीं सर। इन केस यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, ऑल योर्स, गुड टू गो। जी सर। चलिए देखो, हर क्वेश्चन में डायग्राम नहीं होता। पिछले वाले में जरूरत थी क्योंकि चीजें घट बढ़ रही थी तो हमने बनाया।
इसमें आपको क्लियरली सारी चीजें दी गई थी, आपके लिए कार्य आसान था तो आपने उसको फटाफट निपटा दिया। एंड प्रोबेबली यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज होती है समाप्त। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन एक्सरसाइज और आज के सेशन को खत्म करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है सुनना। थोड़ा पेशेंस रखिएगा और पूरी बात सुनिएगा, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये, आपको पता है कि भैया हमारा यूट्यूब चैनल है और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके ये कार्य कर लीजिए। उसके मैं आपको बेनिफिट अगर बताऊं तो बहुत सिंपल सा बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप किसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आपको उनके नोटिफिकेशंस ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस मिलते रहते हैं, जिसकी वजह से आप अपडेटेड रहते हैं कि किस टीचर ने कब कौन सा सेशन पढ़ाया, क्या हमारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए हैं और हमें कितना कवर अप करना है। बिकॉज होता है कभी कभी आप थोड़े से पीछे रह जाते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस एक्टिविटीज, तो वो चीजें आपके हमेशा माइंड में रहेंगी। एंड यस, अगर आपको कोई सेशन पसंद आता है, किसी भी टीचर का कोई भी टॉपिक उन्होंने पढ़ाया हो, तो कृपा करके उस सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करें, बिकॉज दैट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन दैट वी हैव, है ना। जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना हमें एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है कि हमारा जो लक्ष्य है उस तक हम आगे बढ़ रहे हैं ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। सेकेंड थिंग जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे ये कि आपको क्लियरली पता है कि हमारे मोर देन 40,000 वीडियोस यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं। अब इतने सारे वीडियोस हैं, जैसे ज्ञान का महासागर जिसे आप कह सकते हैं, उसमें हमारे बहुत से विद्यार्थी थोड़ा सा खो जाते हैं, उनको उनके काम के सेशंस नहीं मिल पाते हैं अक्सर बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। तो उस समस्या के निवारण के लिए हमारी वेबसाइट और ऐप फंक्शनल है, बहुत सारे विद्यार्थी इसको यूज भी कर रहे हैं, लेकिन अगर अब तक आपने शुरुआत नहीं की है तो प्लीज इसको यूज करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही बेटर वे में पढ़ने को मिलता है। रीजन बीइंग कि यहाँ पे हमने हमारे सारे कंटेंट को क्लासिफाई कर दिया है। जैसे आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं तो आपको क्लास 12 के सारे वीडियोस नहीं ढूंढने हैं, आपको साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटी में से अपनी स्ट्रीम को चूज करना है। हर एक स्ट्रीम के अंदर हमने सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन किया है, हर एक सब्जेक्ट के अंदर हमने चैप्टर वाइज क्लासिफिकेशन किया है, चैप्टर के अंदर हमने वीडियो वाइज क्लासिफिकेशन किया है, किस कैटेगरी का वीडियो है, वेदर इट इज एनसीईआरटी सॉल्यूशन या फिर कॉन्सेप्ट वीडियो है या फिर वन शॉट रिवीजन है या फिर एग्जाम रिलेटेड एमसीक्यू वीडियो है। हर एक तरीके से हमने आप तक सारी चीजें पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। तो अगर आप इनको देखते हैं तो इनके थ्रू आपकी काफी सारी चीजें कवर हो जाएंगी और आप काफी अच्छी चीजों को कवर कर पाएंगे इन अ प्रॉपर मैनर, इन अ प्रॉपर फ्लो। देन अगर आपने हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो कृपया हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इन्हीं माध्यम के थ्रू हम आप तक दो इंपॉर्टेंट चीजें पहुंचाते हैं। नंबर 1, हमारे जो फन लर्न सेशन है जहां पे आपको पढ़ाया भी जाता है, कुछ नया सिखाया भी जाता है विद इन अ मिनट और इन अ फन मैनर, वो चीज आप देख पाते हैं। सेकेंड, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म, जैसे कि मान लीजिए कभी कोई बोर्ड से इन्फॉर्मेशन आ रही है थ्रू नोटिसेस या फिर थ्रू सर्कुलर्स या फिर न्यूज़ आर्टिकल्स, उन्हें वेरीफाई करके सही सूत्रों से पूरी जांच करा के एकदम सिंपल मैनर में आपके सामने प्रेजेंट करते हैं हम लोग, ताकि आप सही जानकारी के लिहाज से ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, कंफ्यूज ना हो या डरे नहीं। ठीक है। देन अगर आप हमारे ई नोट्स और ई बुक्स को प्रोक्योर करना चाहते हैं तो उसके भी दो रास्ते हमने आपके लिए बनाए हैं। पहला, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप सीधे पहुंच जाएंगे हमारे बुक्स एंड नोट्स वाले सेक्शन में, जहां पे आप इजीली इन बुक्स एंड नोट्स को प्रोक्योर कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट वे इज कि हमारी वेबसाइट और ऐप पे भी अगर आप देखेंगे तो हमने ग्रैब ई नोट्स का एक बटन बनाया हुआ है, एक फीचर दिया है जिसको आप क्लिक करते हैं तो आप सीधे हमारे अगेन बुक्स एंड नोट्स वाले सेक्शन में पहुंच जाते हैं, जहां पे आप हसल फ्री इजीली प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं आपके रिक्वायर्ड चीजों का। हमारे सारे वर्टिकल, सारे कोर्सेस आपको सतत हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे, इस बात की जिम्मेदारी पूर्णतः हमारी है, आप बिल्कुल उसकी चिंता ना करें। मैनेट ब्रेन्स हमेशा आपके साथ रहा है और रहेगा, आप बस पूरी शिद्दत लगन मेहनत से पढ़ाई कीजिए ताकि आपकी तस्वीर भी इन विद्यार्थियों जैसे हमारी स्क्रीन पे, हमारी वेबसाइट और ऐप पे फीचर हो सके, और आप मुस्कुराएंगे, आपके परिवारजन खुश होंगे, सब गौरवान्वित होंगे और हम भी गौरवान्वित होंगे, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को सपोर्ट करें, माँ बाप की सेवा करें, एंड ऑल द बेस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस, क्योंकि आजकल हर महीने हर हफ्ते होते ही रहते हैं। चलो बाय बाय सून, बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।